अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोगों के पास अपने घर नहीं है और कितने परसेंट लोगों के पास घर हैं? और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर क्या रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो तबाह हो गया, क्योंकि आखिरी 2 साल जो है वो बहुत मुश्किल थे, क्राइसिस था इस सेक्टर के लिए। तो क्या ये तबाह हो चुका है? जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है फ्यूचर के अंदर उनको कुछ नहीं मिलेगा, या फिर अब ये सेक्टर बिल्कुल ख़त्म होने वाला है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी कह सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। ज़रा आप मेरे साथ सुने और फिर जो है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी शेयर कीजिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट है, मज़े के भी हैं, आप आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपके साथ 2020 पाकिस्तान स्टेट बैंक की जो है वो सर्वे शेयर करूँगा, ये रिपोर्ट शेयर करूँगा कि उसके अंदर वो लोग क्या कहते हैं। उसमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 10.3 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 3 लाख घरों की कमी है पाकिस्तान के अंदर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक। जिसके अंदर से जो है वो 3.4 मिलियन, मतलब 34 लाख जो है वो शहरों के अंदर घरों की कमी है, और देहाती इलाकों में जो है वो 7 मिलियन, मतलब 70 लाख की कमी जो है वो देहाती इलाकों में। एक और सर्वे की आपके साथ शेयर करूंगा, 2017 के अंदर ये सर्वे किया गया था, और ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है वो सर्वे किया गया। इसके मुताबिक जो है वो 2.3 मिलियन, मतलब 23 लाख घरों की कमी जो है वो पंजाब के अंदर है, सिर्फ पंजाब के सूबे के अंदर, जो कि 2047 तक 11.3 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 13 लाख तक जो है जा पहुंचेगी। मतलब 2047 तक ये कमी जो है वो 1 करोड़ 13 लाख पे जो है वो चली जाएगी। इतने घरों की कमी जो है वो 2047 तक, लगभग मतलब 23-25 साल बाद जो है वो कमी जो है इस हद तक जो है वो पहुंच जाएगी। सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ। इसी सर्वे के अंदर ये भी एक लिखा हुआ है कि हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड रियल स्टेट आर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हुज परफॉर्मेंस हैज implication फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जो रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इसका पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की जो हेल्थ है उसके ऊपर, ये दोनों सेक्टर। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितनी इसकी मैं आपको फर्दर आगे जो है वो समझाता हूँ कि ये बात बेसिकली क्यों की गई है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ते हैं, उसमें है यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट 2023 का जो रिपोर्ट है पाकिस्तान के बारे में, उसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 207 मिलियन है। इसमें भी उसमें बताया हुआ कि स्टैट्स को हमने कम करके जो पुरानी है उसके हिसाब से हम रखा गया। अभी तो जाहिर सी बात है 24 करोड़ प्लस जो है हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है कि इसके अंदर बेज़ाब्त की है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट जो है वो चेक नहीं कर सकते। पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह का नहीं है कि बिल्कुल हम लोग एग्जैक्ट चेक कर सकें, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 207 मिलियन के हिसाब से। अच्छा, इसके मुताबिक जो है वो सिटीज़ के अंदर जो है इस जो फैक्ट शीट है हम उस पर हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या इसके अंदर से मुद्दा निकाला है। सिटीज़ के अंदर जो है वो 36.4%, 36.4% जो है वो लोग वो शहरों के अंदर रहते हैं, जो बनता है 75 मिलियन 207 के हिसाब से, और ये बनते हैं 7 करोड़ 50 लाख जो है वो शहरी आबादी है, शहरों के अंदर जो है वो लोग रहते हैं। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि जो इनमें से कितने लोगों को घर घर की सहूलत जो है वो प्रोवाइडेड है, जिनके पास घर है, वो है 13 मिलियन, मतलब 1 करोड़ क्या कहते हैं 31 लाख जो लोग हैं उनके पास जो है वो घर की सहूलत मैसर है। बाकी 62 मिलियन लोग, मतलब 6 करोड़ तकरीबन 20 लाख लोगों के पास ये सहूलत नहीं है, ठीक है, शहरों के अंदर। अब हम लोग जो है वो रूरल एरियाज, जिनको देहात हम कहते हैं, उनकी बात करते हैं तो 64% जो है आबादी वो रूरल एरियाज के अंदर है, जो 132 मिलियन बनता है। 13 करोड़ और 20 लाख लोग जो है वो देहात के अंदर रहते हैं, जिनके अंदर से एक्सेस जो हाउसिंग तक है, घरों की सहूलत जिनके पास है, वो बनते हैं जनाब 2 करोड़, ठीक है। बाकी जो रह जाते हैं वो हैं 112 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोगों के पास ये सहूलत मुयसर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है घरों की, वो चाहे वो देहात में दे ले लें या फिर शहरों के अंदर ले लें, वो ज़रूरियात, हमारी ज़रूरत जो है वो घरों की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है वो उस तरह की अभी नहीं है जो हम लोग घर बना रहे हैं। उसकी वजह बता देता हूँ। इसके बावजूद जो है वो हमारा ये सेक्टर नीचे क्यों जा रहा है? अगर हम लोग बात करें कि सिर्फ क्या रियल एस्टेट सेक्टर नीचे जा रहा है, नहीं। अगर हम लोग, आप आईटी सेक्टर की बात कर लें, आप उसके अलावा ऑटो सेक्टर की बात कर लें, आप एनर्जी सेक्टर की बात कर लें, आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर लें, मैं थोड़े स्टैट उसके अंदर भी लिखे हुए थे कि जो एयरलिफ्ट ने जो है वो जब यहाँ से छोड़ा है तो कितने बंदों को जो है वो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किए हैं और सारा कुछ। टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसने 7 मिलियन लोगों को, मतलब 70 लाख लोगों को ले ऑफ किया, उनको नौकरियों से निकाला है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि वो यहाँ से कोई बांग्लादेश चला गया, कोई आगे पीछे चले गया, कुछ ने बंद कर दिए हैं, तो वो इतना बंदा जो है वो बेरोजगार हुआ है। और उसकी वजह ये है क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं इतनी बढ़ गई हैं कि उन रेट्स के ऊपर अगर वो प्रोडक्शन करते हैं तो मार्केट के अंदर कम्पीट करना जो है वो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। एयरलिफ्ट जो है, जो कंपनी डिलीवरी वगैरह की वजह चल रही थी, उन्होंने ले ऑफ किए 31% जो स्टाफ था उनका, उन्होंने भी ले ऑफ किए, मतलब उन्होंने भी फारिग किए। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर और ऑटो सेक्टर की जो एग्जांपल है वो आपके सामने है कि बहुत सारी, आप पिछले दिनों जो है वो जो ऑयल कंपनीज थी उनका आपने देखा है कि उन्होंने जो है वो यहाँ से अपने जो ऑपरेशन है वो ख़त्म किए हैं, कुछ कंपनी छोड़ के चली गई हैं, कुछ ने कुछ शेयर्स कम किए हैं। उसके अलावा जो है वो आईटी सेक्टर का आपने देखा है कि हम लोग खुद कह रहे थे कि आज आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में
पर्सनली इवन बीइंग इन रियल एस्टेट सेक्टर, और फिर भी हम ये सोचते हैं कि आईटी सेक्टर जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो आईटी सेक्टर की तरफ जाए, और क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। और ये बताना मैं पहले पिछली बार उसमें मिस कर गया हूँ कि बहुत सारे लोग, ये तो मैंने आबादी आपको बताई है कि इतनी आबादी के साथ इतनी कमी जो है, हमारे घरों की कमी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो देहात से शहर की तरफ आ रहे हैं बेहतर जो है जॉब्स की तलाश में, और जो बेहतर फैसिलिटीज़ की तलाश के अंदर। और वो शिफ्ट जो है, कहते हैं अर्बनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, कि मतलब गाँव देहात से शहरों की तरफ जो है लोगों का जो रुझान है या फिर शिफ्ट होना है वो बहुत बढ़ रहा है। और उसी की यही है कि हमें आने वाले टाइम के अंदर इससे ज़्यादा जो है वो घर और ये रिक्वायरमेंट चाहिए होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़े, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। और इसकी वजह यही है कि अगर हम लोग ये सोचे कि यार क्यों, अगर इतनी रिक्वायरमेंट है फिर भी रियल एस्टेट सेक्टर ने इतना जो है वो क्यों हिट खाई है, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी, और स्पेशली 2021-22 के अंदर बहुत ज़्यादा बूम भी आया रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। फिर जो है वो 2 नंबर डेवलपर्स कह लें या फिर जो कह लें कि फ्रॉडी और डेवलपर्स जो हैं उन्होंने एंट्री की है, और उन्होंने जो ये फाइल्स का कॉन्सेप्ट निकाला था उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स ने तो डिलीवर किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे कि जो डिलीवर नहीं कर सके, और वो लोगों को उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। देखें, जो एक जो है वो आर्टिकल मैं बाहर का पढ़ रहा था, उसके अंदर भी उनकी रियल एस्टेट सेक्टर जो किस तरह डिप आए और किस तरह उठे। लेकिन कभी भी ये नहीं है, लोग शादियां भी कर रहे हैं, लोगों की पोस्टिंग भी हो रही है, लोग शहर शिफ्ट भी कर रहे हैं, लोग देहातों से भी शहर की तरफ नौकरियों की तलाश में आ रही हैं। तो एक सिस्टम जो है वो दुनिया का वो तो चलते रहना है, और ये रिक्वायरमेंट भी चलती रहेगी। तो फिर कितने अरसे बाद ये जो है रिवाइव कर सकती हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री, या फिर ये जो क्या कहते हैं, जो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या वो इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो देखें, ये सारा सिस्टम तो जो है वो चलते रहना है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर डिप आई है उसका बहुत बड़ा जो वजह है वो है पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक इंडस्ट्री के अंदर हिट नहीं आई। लोग ये देखते हैं कि यार सिर्फ जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, क्या सिर्फ यही इफेक्ट हुई है? दैट इज नॉट द केस। ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज बीइंग हिट बाय दिस रिसेशन कह लें, दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह लें, कि वो उन सब के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट आया है। और वजह ये है कि इसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे कोई कानून की बालादस्ती जो है उस तरह से नहीं है, सिस्टम नहीं है। जो देखें, एक इन्वेस्टर जो है जिसने बाहर से आके इन्वेस्ट करना है, 2021-22 के स्टार्ट्स आप देख लें और अभी के देख लें, तो आपको बहुत बड़ा एक जो है वो एक मार्क डिफरेंस नजर आएगा। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रीज़न कि लोगों को जो है वो ट्रस्ट वो ख़त्म हुआ है, क्योंकि लोगों की गवर्नमेंट की जब तक पॉलिसीज़ क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होंगी तो इन्वेस्टर इस तरफ नहीं आएगा। और यही वजह बनी है क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, और लोग अब इन्वेस्टर का उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो इस वजह से जो है वो लोग भी, जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये भी नीचे गया हुआ है, उसके अलावा ऑटो सेक्टर भी नीचे गया हुआ है, टेक्सटाइल सेक्टर भी नीचे गया हुआ है, ऑयल सेक्टर भी नीचे गया हुआ है, टेलीकॉम सेक्टर भी नीचे गया हुआ है। और जो ये सारे मसाइल चल रहे हैं, जिस तरह कि आपने रिसेंटली देखा है कि इंटरनेट की जो है वो फ्लक्चुएशन कह लें, या फिर जो उसकी कनेक्टिविटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आए हैं, जो उसकी स्पीड जो है वो नीचे गिरी हुई है। तो उसके अंदर आईटी सेक्टर, जब हम बैठते हैं हम कहते हैं यार चलो शुक्र है कि आईटी सेक्टर जो है वो, आप लोग जो बाहर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, बाकी जो है चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो वो बाहर से प्रोजेक्ट पकड़ के एटलीस्ट डॉलर्स जो है वो कमा रहे हैं। तो एटलीस्ट, क्योंकि देखिए यंग जनरेशन है, इतनी बड़ी यूथ है पाकिस्तान के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो तकरीबन 48% तो पाकिस्तान की यूथ है जो अराउंड जो ऑलमोस्ट 30 से नीचे नीचे है। और वैसे कहते हैं कि 60+ जो है 60% तक जो है वो यूथ है। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी बड़ा जो यूथ का हिस्सा जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो ऑब्वियसली उनको द नीड के जहाँ पे उनको इनकम की जो है वो स्ट्रीम्स जो है वो दी जाएं, जिसके अंदर आईटी एक बहुत बड़ा जो है वो सेक्टर है। इसी तरह बाकी सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अब वो उस तरह नहीं चल रहा। फिर उसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो सिर्फ रियल एस्टेट नहीं है, रियल एस्टेट के साथ जो है वो कंस्ट्रक्शन जुड़ जाती है, और कंस्ट्रक्शन के अंदर फिर आगे 15 से 20 इंडस्ट्रीज और जो है वो चल जाती है, जिस तरह सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, बजरी रेत हो गई, वुड वर्क हो गया, जो सारी अप्लाइंसेस वगैरह लगती, जो कनेक्शंस लगते हैं, लाइट्स वगैरह हो गई, विंडोज़ वगैरह हो गई, एलुमिनियम हो गई, फिर इस तरह का बेतहाशा इंडस्ट्री है, टाइल हो गई, ठीक है। इस तरह के जितने भी ये सारी इंडस्ट्रीज हैं ये फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर जुड़ जाती हैं। और आप किसी भी दुनिया के अंदर चले जाएंगे जहाँ पे भी जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं उनके अंदर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर जो है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। लेकिन इस टाइम क्योंकि मुल्क के अंदर हालात जो है वो चेंज हुए हैं, तो इसी तरह आपने इन्वेस्टमेंट का अपना अंदाज भी चेंज करना है। बहुत सारे लोग हैं जो पुराने अंदाज के मुताबिक ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब आपने जाहिर सी बात, एक टाइम आ गया था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ों के ऊपर, और लोग इस तरफ बहुत ज़्यादा फाइलों की तरफ जाना शुरू हो गए थे। लेकिन राइट नाउ आपने क्या करना है कि आपने पोजीशन वाली चीज़ों की तरफ जाना है, कि जो आप मौके के ऊपर देख सकते हैं और वो आप लें।
اس کے اندر آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. اس کا آپ کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر آپ 5-7 سال پیچھے چلے جائیں تو بحریہ فیز 7-8 کے اندر جو کمرشل ہے یہ 3 کروڑ تک بھی نہیں بکتا تھا. اور وہ جن لوگوں نے اس ریسیشن کے اندر اس برے ٹائم کے اندر لے لیا تھا جب وہ ریٹ اس کے بہت زیادہ گرے ہوئے تھے، تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح کراچی کے اندر بھی ہوا کہ ان کا آ کے بحریہ جو ہے وہ بینکرپٹ کر رہا ہے تو اس کے ریٹ نیچے آ گئے، اسی طرح ادھر بھی یہ بہت زیادہ ریٹ نیچے رہے ہیں. آج وہ بھی کمرشل جو ہے آپ جہاں پہ یہ میکڈونلڈس بنا ہوا ہے، گرین ویلی بنی ہوئی ہے اور ساری جو فوڈ چینز ہیں اس ایریا کے اندر دیکھ لیں، یہ 70-80 کروڑ کے اوپر جو ہے وہ کمرشل چلا گیا. کہاں 3 کروڑ، کہاں 50 کروڑ، 70 کروڑ، 60 کروڑ. مطلب یہ قسم کے بہت زیادہ یہ چھکے ہیں نا جسے کہتے ہیں کہ مطلب ایک ہیومنگس قسم کا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ انکریز آیا ہے. تو یہ چیزیں اب بھی ہوں گی، لیکن میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان ویری نیئر فیوچر، کیونکہ دیٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آف دا کنٹری. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو نو بڈی از گوئنگ ٹو انویسٹ ان دیٹ کنٹری جہاں پہ ان کے اپنے لوگوں کے اندر جو ہے یہ کانفیڈنس نہ ہو. پھر آپ یہ چاہیں کہ آپ باہر کے انویسٹر آ جائے، دیٹ از ناٹ پاسبل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر، دیٹ از گوئنگ ٹو ریوائیو، وہ ریوائیو ہونی ہے. لیکن ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ سوچیں کہ یار اچھا ابھی ٹائم ہے، ریٹس نیچے آئے ہوئے ہیں تو میں کس جگہ کے اوپر پیسہ لگاؤں. دیکھیں اگر پاکستان ختم نہیں ہوتا اور آبادی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور جو ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ میری رپورٹ نہیں ہے اور کسی پاکستانی کی رپورٹ بھی نہیں ہے، دیٹ از رپورٹ آف ورلڈ بینک، یونائٹڈ نیشنز، اور تیسری جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ہے وہ رپورٹ تھی. تو یہ سارے، اس کے علاوہ آپ جتنی بھی رپورٹ، جتنی میں نے ورکنگ کی ہے اس کے اندر بہت لمبی لمبی چیزیں وہ کروں تو شاید گھنٹوں کی ویڈیوز بن جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ان کے اندر سے بڑا جو چھوٹا سی چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ جو ہے ہماری بڑھ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کا ایگزامپل لے لیں، چائنا کی ایگزامپل لے لیں، جہاں پہ بڑی آبادیاں آئی ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنی آبادی ہے اتنی بزنس کی اپرچونیٹیز ہیں، اتنا بڑا اس کے اندر مارجن ہوتے ہیں. لیکن ہماری صرف غلطی یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ ایک ربش پالیسیز ہیں. وہ جب بھی اگر پالیسیز ریوائیو ہو جاتی ہیں اور ان کو بہتر چینلائز کر لیتے ہیں سیکٹر کے اندر تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. جس طرح کہ میں نے آپ کو ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن جو ہے وہ اگر اوور آل اکانومی کی ہیلتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور پاکستان میں بھی ایسا ہوا ہے، ایک ٹائم تک کنسٹرکشن بوم تھا، ٹیکسٹائل بوم تھا، آئی ٹی بوم تھا. اور یہ چیزیں کیونکہ جب گورنمنٹ کی پالیسیز خراب ہوئی، انویسٹر کا کانفیڈنس شیک ہوا، تو یہ چیزیں لوگوں نے انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنا بند کر دی. اگر ہم گورنمنٹ اس کو ریوائیو کر لیتی ہے تو موسٹ پروبیبلی جو ہے یہ چیزیں ریوائیو ہو سکتی ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا کہ باقی انڈسٹریز کے اوپر جو ہے اس کا کیا افیکٹ آیا ہے اور کیا ان کے اندر بھی آگے آنے والے ٹائم میں یہی ہوگا. اور اس کے لیے آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے. میں بتانا بھول جاتا ہوں اسٹارٹ کے اندر، اینڈ میں ہی بتاتا ہوں، اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ کرنا بھول جاتے ہیں، ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ نیچے آپ کو بٹن آ رہا ہے، کسی طرح بھی اس کو سبسکرائب کا بٹن یہ دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچتے رہے. کیونکہ میری ٹیم کہتی ہے آپ یہ ہمیشہ اینڈ میں بولتے ہیں، آپ اسٹارٹ میں بولا کریں. اینی ویز نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اور باقی چیزوں بات کریں گے. اگر آپ ریل اسٹیٹ کے اندر ابھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیر آر اسٹل آپشنز. لیکن دین اگین میں آپ کو بالکل سوانح خواب نہیں دکھا رہا، میں نے آپ کے ساتھ بالکل جو فیکٹس تھے وہ سارے شیئر کیے ہیں. لیکن دین اگین وہ کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، دیر آر اسٹل اپرچونیٹیز جہاں پہ، جیسے میں نے آپ کو بحریہ کی ایگزامپل دی، اسی طرح ڈی ایچ اے کے اندر بھی ہوا ہے، اسی طرح باہر لاہور کے اندر ہوا ہے جہاں رنگ روڈ بن رہی تھی. ابھی پنڈی اسلام آباد کو جو ہے وہ رنگ روڈ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور وہ ٹچ کر رہی ہے. تو ریل اسٹیٹ جو ہے وہ اینڈ نہیں ہو سکتی. جنہوں نے پیسہ لگایا، ہاں 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے آپ کو جو ہے شاید ویٹ کرنا پڑ جائے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہے. دیر آر اسٹل ایریاز جہاں پہ ابھی بھی بہت تیزی سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. اور میری کوشش یہی تھی کہ جو فیکٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. آپ لوگ ابھی بھی جو لوگ ریل اسٹیٹ کے اندر جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، دیر از اسٹل ٹائم کہ آپ اس کے اندر پیسہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں. اب کتنا عرصہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، کس جگہ پہ آپ کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور گورنمنٹ وہاں پہ آگے آنے والے 5 سال کے اندر کیا پلان رکھتی ہے. اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی تو میں ایم ٹیلنگ یو کہ جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے پاکستان کا یہ باؤنس بیک کرے گا. اگر ان کی انسانوں والی پالیسیز گورنمنٹ نے بنا لی اور ان کا دماغ کام کر گیا، جس طرح میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ جو ان کے وزیر ہیں جو بتا رہے تھے کہ وہ سارا وہ کرتے ہیں، پریزیڈنس کا نام بھی نکل گیا، تو بتا رہے تھے کہ اب ہم اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پی آئی اے، اپنا اثاثہ، اپنا ریلوے اور یہ چیزیں بیچ رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر وہ بھی کوئی لوگ نہیں لے رہا تو ظاہر سی بات ہے جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ کیسے اوپر جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. تو اتنی جو آپ کی پریمیم چیزیں ہیں وہ بھی اگر نہیں بک رہی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک کنٹری کی ایئر لائن ہے جو بہت زیادہ پروفیٹیبل ہوتی ہیں، اور پی آئی اے نے پوری دنیا کو جو ہے، جس میں ٹرکی آ جاتا ہے، باقی کنٹریز آ جاتے ہیں، ایون ویسٹ کی کچھ کنٹریز کو پی آئی اے ٹریننگ دیتا تھا. دیٹ واز ونس
اس طرح کا ٹائم بھی جو ہے وہ پی آئی اے نے گزارا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹائم ہماری اپنی وجہ سے جو ہے وہ آیا ہوا ہے. تو ہوپ فلی جو ہے یہ چیزیں ریکور ہوں گی. باقی مزید جو ہے وہ کنسلٹنسی کے لیے اور ڈیٹیلس کے لیے آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. جو ہو سکے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں. لیکن چینل ضرور سبسکرائب کرنا. اپنا خیال رکھیں. مجھے میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.